अस्तित्व, उसमें काम करती हूँ महिलाओं के मुद्दों पे, और युवाओं के साथ भी हमारा काम है। और जेंडर इश्यूज़ पे, जेंडर और डेवलपमेंट को कैसे, मतलब विकास के मुद्दों में जेंडर का क्या महत्व है, उसको समझाने के लिए सेशंस और ट्रेनिंग्स करती रहती हूँ। तो जो ये प्रेजेंटेशन थी वो वैसे तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है बातचीत काफ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक माध्यम बनती है कोई भी प्रेजेंटेशन। अभी जो ये पूरी बात हो रही थी, ऐसा लग रहा है सब कुछ लिटरेचर जैसा हो गया है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा प्रेजेंटेशन करने का, एकदम साहित्यमय हो गया है सब कुछ। मैं खुद भी लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से MA किया मैंने, MKP से ही पढ़ी हूँ मैम। और मैं पहले मिली हूँ आपसे। जी हम लोग मिले तो थे, प्राउड भी फील करती हूँ। और ये सही है कि साहित्य जो है वो हमें सरल भी बनाता है और संवेदनशील भी बनाता है, और कहीं ना कहीं हमें वो कनेक्शन समझ में आते हैं। तो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो एजुकेशन लीड्स टू लीडरशिप, ऐसा हम लोग मानते हैं, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली कहना चाहती हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस इन बीइंग लिटरेट एंड एजुकेटेड। ये फ़र्क हमें समझना पड़ेगा कि साक्षर होने में और शिक्षित होने में फ़र्क है। तो अभी सुबह बात हुई थी, एक बच्ची ने बोला कि दादी शायद पढ़ी लिखी नहीं थी, शिक्षित नहीं थी, साक्षर नहीं थी, लेकिन वो शिक्षित थी, क्योंकि जीवन से बना बड़ा विद्यालय तो कोई नहीं होता। हम सब जो जीवन से सीखते हैं वो उतना किताबों से नहीं सीख पाते। तो हमारे जो बड़े थे, हमारी जो दादी थी, हमारी जो नानी थी, उन्होंने किससे सीखा? जीवन से सीखा, और उसी जीवन से उन्होंने हमें सिखाया। लेकिन इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो जीवन में परिवर्तन ज़रूर लाती है, बहुत फ़र्क आता है उससे। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे हम अगर हम सावित्रीबाई फुले की बात करें या किसी की बात करें, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने दुनिया को ही बदल के रख दिया एजुकेशन के माध्यम से। तो जिनको नहीं मिला उनकी बात तो अलग थी, लेकिन हमारे पास माध्यम है तो हमें उसको भरपूर प्रयोग करना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए उस एजुकेशन का। एक तीसरी स्लाइड थी, मैं स्लाइड आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे। हमारा संविधान हमें कुछ अधिकार देता है। आप सब लोगों ने संविधान के बारे में सुना होगा। संविधान क्या है? क्या है संविधान? बताइए, संविधान क्या है? आर्टिकल जो बनाए गए। संविधान क्या है वो छोड़िए, संविधान क्या है? संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं, बट संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक है, एक कानूनी पुस्तक है, एक दस्तावेज है जो कैसे जिया जाए और कितने सरलतापूर्ण तरीके से जिया जाए, वो हमारा एक भारतीय संविधान है जिसमें समावेशीकरण है पूरी इन सब चीज़ों का, जिसके अंदर आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम बहुत छोटे होते हैं और हम सिविक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता सिविक्स पढ़ने में, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें उनका रेलेवेंस समझ में आता है, हमें संबंध समझ में आते हैं, और फिर हम ढूंढते हैं कि कहाँ आर्टिकल है, इसका क्या संबंध है, ये क्या कहता है, ये क्या बात करता है। तो उसमें कुछ आर्टिकल्स की मैंने बात की है। सबसे पहला आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी। जो अभी हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हम सब समझते हैं कि औरतें इतनी सशक्त हैं, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर इतने कार्यक्रम क्यों, इतनी योजनाएं क्यों, इतनी संस्थाएं क्यों? सब कुछ तो बहुत अच्छा है, औरतें बहुत मजबूत हैं, अभी हमने एग्जाम्पल दिए, सब कुछ बहुत ठीक है, क्यों बात कर रहे हैं? हम यहाँ क्यों बैठे हैं आज? कहीं गैप है। जब उसकी बारीकी में जाएंगे ना, जब उसकी तहों में जाएंगे, जब उसको और थोड़ी गंभीरता से समझेंगे, उधेड़ेंगे थोड़ा सा, समझ में आएगा कि कुछ कमी है। तो ये जो इक्वालिटी की बात है, ठीक है, हम बहुत इक्वल मानते हैं, लेकिन लोग क्या हमें इक्वल मानते हैं? लड़कियां बहुत अवेयर हो गई हैं। मुझे तो लगता है अब लड़कों को, अवेयर लड़कियों को पचाने की ताकत बढ़ानी चाहिए, सशक्त लड़कियों को पचाने की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। बहुत अवेयर हैं लड़कियां, अपने राइट्स जानती हैं, सब कुछ समझती हैं, लेकिन लड़कों से पचती नहीं है। मजबूत लड़कियां अच्छी नहीं लगती, लड़कियां वो अच्छी लगती है लचीली, थोड़ी सी शर्मीली, है ना, ये सब जो गुण होते हैं ना जो लड़कियों में, उनको उनकी जो हीरोइंस होती है वो भी वैसी होती हैं, जो एक कहते हैं ना, जो उन्होंने कहीं ना कहीं फैंटेसी रखी होती है ना और लड़कियों की, वो वैसी होती है। और इसीलिए भी हम लड़कियां भी उसमें फिट होने की कोशिश करती रहती हैं, चाहे हम कितना भी जीन्स पहने, लेकिन थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी नजाकत हम उसमें बरकरार रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लड़कों को ऐसी लड़कियां अच्छी लगती हैं। राइट टू इक्वालिटी की जहाँ तक बात करें तो पहले खुद को समझना जरूरी है कि हमारे संविधान में ये कहा है कि हम सब बराबर हैं, चाहे हम किसी लिंग में, किसी जाति में, किसी धर्म में पैदा हुए, हम सब बराबर हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी का राइट देता है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, सबको आज़ादी है। अब उस आज़ादी का हम कितना उपयोग करते हैं, कितना सदुपयोग और कितना दुरुपयोग, वो हमारे हाथ में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 एंड 24 कहता है अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं, उसके खिलाफ कानून है बहुत सारे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धर्म बाध्य भी नहीं है। मैं चाहूँ तो कल कन्वर्ट हो जाकर क्रिश्चियन बन जाऊँ, मैं सिख भी बन सकती हूँ, मैं बौद्ध धर्म भी अपना सकती हूँ, आज़ादी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये लड़कियों को और महिलाओं को है, जो हम लोग प्रयोग ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता। जो एजुकेशन का राइट है जो हम बात कर रहे हैं, शायद बहुत कम लड़कियों ने एजुकेशन के लिए लड़ाई की होगी, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत जगह ऐसा है जहाँ गिव अप कर दिया, उन्हें मना किया गया कि नहीं पढ़ सकते हो तो ठीक है नहीं पढ़ेंगे, गिव अप कर दिया। हम ये बात जब हम बात करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा अपने दायरे को ना बड़ा करना पड़ता है। हम ये ना सोचें कि हम जितने लोग यहाँ हॉल में बैठे हैं वो सब सक्सेसफुल हैं, उन सब ने संघर्ष किया तो दुनिया यहाँ खत्म हो जाती है। नहीं, अपने दायरों को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, गांव के सबसे दूरस्थ इलाके में जाना पड़ता है, सबसे कमजोर परिवार में जाना पड़ता है, और फिर सबसे कमजोर परिवार की उस लड़की को देखना पड़ता है कि क्या जो हमें मिला वो उसे मिला है। अगर वहाँ नहीं मिला है तो ये लड़ाई जारी रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेंगे। चौथा स्लाइड जो था उसमें लीडरशिप पे बात हो रही थी। सुबह से हम लीडरशिप कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसको समझना जरूरी है। आपकी नजर में लीडरशिप क्या है? किसे कहते हैं लीडर? जो अपने को नहीं सबको देख के चले। वाओ, वेरी गुड। ये सबसे पहली लाइन थी, इन्फ्लुएंसिंग डेवलपिंग पीपल एंड हेल्पिंग अदर्स टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। लीडर कभी सिर्फ अपने तक फोकस नहीं होता, सबको साथ लेके चलता है। कोई भी व्यक्ति जो रूल करता है, गाइड करता है, आपको डायरेक्शन देता है, कोई थॉट भी हो सकता है, थिंग है इसमें, हाँ, पर्सन एंड थिंग। फिर है डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग और क्लियर विजन। मतलब जो लीडर होगा ना, उसको पता होगा उसको क्या, जो अभी सपने की बात हो रही थी ना, वो सपना असल में क्या है, विजन है वो एक तरह का, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, और जो गोल्स हों उसके, जो उसके उद्देश्य हों, उसको पूरा करने की उसके लक्ष्य हों। सेल्फ कॉन्फिडेंस की पहले भी बात हुई थी, और कम्युनिकेशन के बारे में अभी पहले भी सेशन में बात हुई है कि क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों अपनी बात को अच्छे तरीके से रखना आना इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट स्किल्स हम लोग सब बात कर रहे थे, अभी टाइम मैनेजमेंट की भी बात हुई थी। उसके बाद है क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। अब सब इतनी सारी चीज़ों से भी काम नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो क्या हो गए, साक्षर हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, और कॉम्पिटिशन हो गया है। तो अब किस चीज़ की बात हो रही है, अब इनोवेशन की बात हो रही है। कैसे क्या चीज़ आप में अलग है जो औरों को क्लिक करता है, दैट मेक्स यू इम्पॉर्टेंट, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद एक कोट है, उस कोट पे ये कहा गया है कि लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग समवन एल्स टू डू समथिंग यू वांट डन बिकॉज ही वांट्स टू डू। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि मैं सामने वाले से कैसे काम निकलवाऊं, मैं तो करूं, लेकिन मैं अपने सामने वाले को या अपनी टीम से कैसे वो काम निकलवाऊं जिसका कभी मैंने सपना देखा था, वो असल में लीडरशिप है। सिर्फ अपने आप करके निकल जाना लीडरशिप नहीं है। अब जब बात हो रही थी चैलेंजेस की, मुझे शुरू से ऐसा लग रहा था कि हम बार ये बात कर रहे थे, फिर से ये हो रहा था, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, किसी की बात को काट नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इतने सशक्त होने के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो औरतें फेस करती हैं। मैंने उन चैलेंजेस को सिर्फ 2 कैटेगरीज में डाला है, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले है जेंडर रोल्स, और जब मैं बात कर रही हूँ ना तो ये दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। जेंडर रोल्स यानी समाज में जो भूमिकाएं हमें दी हैं, तो हम औरतों ने भी पता है, हम औरतों को भी पता है कि लड़के क्या करेंगे और लड़की क्या करेगी, और पुरुषों को भी पता है कि लड़के क्या करेंगे लड़की क्या करेगी, और वो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, कोई आपको सिखाता नहीं है, साइलेंटली आप बचपन से सीखते चले जाते हो, जिसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं, समाजीकरण बोलते हैं। बहुत आराम तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपको दुपट्टा पहनना है, आपको कैसे टांग पे टांग डाल के नहीं बैठना है, टांग फैला के नहीं बैठना है, आपको अपनी मम्मी की बॉडी लैंग्वेज से, अपने पापा के बिहेवियर से सब कुछ पता चल जाता है, और कोई आपको कुछ नहीं सिखाता। बाकी स्कूल कॉलेजेस तो फिर आपको मजबूत करते हैं इन सारी चीज़ों में। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी किताबें भी बहुत जेंडर बायस है। अगर आप प्राइमरी की बुक खोलेंगे, उसमें एक घर का चित्रण हुआ रहता है, और उसमें पिता अखबार लेके बैठे रहते हैं और माँ किचन में होती है। एक बच्चे ने क्या देखा सबसे पहले, पिता को कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम में, अखबार नहीं होना चाहिए, और माँ को कहाँ होना चाहिए। किसी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बोला, साइलेंटली सीख लिया। लड़के ने पढ़ा, उसने सीख लिया, लड़की ने देखा, उसने सीख लिया। तो ये जो जेंडर रोल्स हैं, ये हर बार कह के नहीं किए जाते, साइलेंटली सोशलाइजेशन हमें सिखा देता है। जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट हैं पुरुष और स्त्री दोनों के, अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पेट में बच्चा है, वो लड़का होगा या लड़की होगा, क्या ये इम्पोर्टेंट है? लेकिन ऐसा इम्पोर्टेंट होता है। अगर नहीं होता तो फीमेल फिटिसाइड के केसेस ना होते।
कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून न बनता, समस्या है। ठीक है, लड़का इम्पोर्टेंट है। और वो लड़का इम्पोर्टेंट क्यों है? रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या है, अपने उसको आगे बढ़ाना, परवंश को आगे बढ़ाएगा और स्वर्ग ले जाएगा, अंत्येष्टि करेगा। चलो वो भी थोड़ा सोच लेते हैं कि अंत्येष्टि आजकल लड़कियां भी करने लगी है, फैशन भी हो गया थोड़ा सा कूल। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो लड़के की ही बात होती है। अब ये अलग बात है कि अगर हम बात करें तो अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि चलिए जो भी हो रहा है हम उसको पालेंगे, लेकिन फिर भी फीमेल फिटिसाइड के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि अभी जेंडर रेशियो की बात करें तो उसमें शायद 1000 लड़कों पे 1023 लड़कियां हैं हमारे देश में, जो अभी नया आया है। तो फिर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात आई, हम औरतें खुद इतनी अपनी चीज़ों के लिए अनअवेयर हैं, या हम अपने आप को सबसे ज़्यादा खुद इतनी उपेक्षित रखती हैं कि अगर एक दूध का ग्लास होगा और भाई और बहन होंगे तो माँ को तो लगेगा ही कि बेटे को दे देना चाहिए, बहन को भी लगेगा कि भाई को दे देना चाहिए। क्यों लगता है ऐसा? भाई इतना जरूरी है, बहन क्यों, खुद हम क्यों जरूरी नहीं है? त्याग की भावना बचपन से है, दे दो, कर दो, इन्हीं को खुश रखो। अपब्रिंगिंग की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये सब क्या संघर्ष देखते हैं। एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अगर बाहर भेजने की बात होगी, संसाधन सीमित होंगे तो कौन बाहर जाएगा, कौन उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, कहाँ प्राप्त करेगा, वो भी तय होगा। प्रेशर ऑफ मैरिज होता है, लड़कियों पे होता है, प्रेशर ऑफ मैरिज होता है, दोनों पे होता है, दोनों पे होता है, लड़कियों पे ज़्यादा होता है। और शायद एक सही एज में हो जाए तो ठीक रहेगा, वो वाला प्रेशर भी ज़्यादा होता है। उसका रिप्रोडक्शन से भी मतलब है कि सही समय पे अगर शादी हो जाएगी तो सही समय पे बच्चे हो जाएंगे, वो सब भी देखना पड़ता है। डाउरी, दहेज जिसकी हम बात करते हैं। और लड़कियां खुद, मैंने आजकल, अरे मेरे को वो वाला सोफा चाहिए, उस ब्रांड का मुझे वो बैग चाहिए, और वो मुझे वो वाली साड़ी चाहिए। और आजकल हमारे टीवियों ने तो इतना स्पॉइल कर रखा है, हमें सीरियल ने इतना स्पॉइल कर रखा है कि वो जो अवसर की तरह से देखती हाँ, उस फिल्म में उस हीरोइन ने जो साड़ी पहनी थी, मुझे वो साड़ी डिजाइन करानी है कहीं ना कहीं। और वो चाहे परिवार अफोर्ड कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो तो हमें चाहिए। कहीं ना कहीं हमने मीडिया को इस तरह से आत्मसात किया कि हमने अपने संसाधनों की भी जरूरत नहीं समझी है। उसके बाद वायलेंस है और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है। अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन से जो हमें सिखाया गया है या जो हमने देखा है, वो क्या देखा है कि कोई ना कोई हमारा पालक होता है, यानी वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन, ईदर इट्स फादर और इट्स ब्रदर और इट्स हस्बैंड और इट्स सन। होता है ना ऐसा? नहीं होता है, डिपेंडेंट होते हैं हम। और वो इसलिए होता है कि आर्थिक रूप से हम निर्भर नहीं होते। माँ, कई बहुत लोगों की माएँ कामकाजी महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी जो आर्थिक जिम्मेदारी है वो ज़्यादा किस पे होती है? पिता पे होती है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करें, वो तो हमें कहीं की नहीं छोड़ती। आप कहीं पे भी जाके, जो कौन सी वो कथा होती है जो 1 महीना चलती है, अरे भागवत, कभी ध्यान से भागवत सुनना। ये जो पीरियड्स खराब होते हैं और पीरियड्स में औरतें दूषित होती है ना, ये सबसे ज्यादा इन पंडितों ने दिमाग में घुसाया है। ध्यान से सुनना इनको। और उसकी पूरी कहानियां सुनाते हैं कि फलाना ऋषि ने ऐसे किया तो ऐसा हुआ, तो पाप लग गया, तो दोष लग गया। अरे तो पैदा कहाँ से हुए और किससे पैदा हुए, साइंस ही नहीं पता है। आप उसी खून से बने हैं जिस खून के आधार पे आप औरत को प्रदूषित बता। तो यानी आप तो खुद दोषी हैं, आप खुद प्रदूषित हैं, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। सबसे लास्ट बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर्टी राइट। आप प्रॉपर्टी राइट क्लेम करो, दहेज देने की जरूरत ही नहीं है, बराबर का हिस्सा दे दो। जितना भाई को दोगे उतना मुझे दे दो, मुझे दहेज नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे तो दहेज चाहिए। मैम, अब दहेज गिफ्ट के नाम पे दिया जाता है, दहेज गिफ्ट के नाम पे दिया जाता है। जी, दहेज गिफ्ट के नाम। और वो गिफ्ट क्यों दिया जाता है? ऐसा है, ये जो है इसलिए दे के दफा हो जाओ और फिर यहाँ मत आना। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे हिस्से किस्से सब खत्म हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो भाई का है। और जिस दिन आपने प्रॉपर्टी राइट की बात करी, उस दिन आप भाई की नज़र में दोषी, पिता की नज़र में दोषी, समाज की नज़र में दोषी और खुद की नज़र में भी दोषी। कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों मांग लिया। और हम तो मानते हैं, बहुत लड़कियां, औरतें हम खुद बोलती हैं, अरे मेरा भाई खुश रहे, बस मेरा घर में आना